Recording in progress. हेलो एवरीवन। आ कुछ दिनों से हम लोग उप्स के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें उप्स में चार पिलर हैं, लाइक इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड कैप्सुलेशन। उन चारों पिलर्स को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं, और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या आंसर देना है वो सारी चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो वो इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेगा, वो बोलेगा कि टेल मी अबाउट उप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। या वो पूछ सकता है कि उप्स के बारे में आपको मालूम है क्या, डू यू नो अबाउट उप्स, टेल मी। वो कुछ भी बोलेगा, या व्हाट इज उप्स कॉन्सेप्ट वो पूछेगा। तो हम लोग को जहां वो उप्स के बारे में कहा तो हमें बोलना है उप्स। ये जो उप्स है, उप्स स्टैंड फॉर मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, OOPS, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो स्टैंड फॉर, उसी को हम लोग स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस छोड़ दो। अब उप्स जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम लिखने के बाद क्या होता है, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। और हाँ, ये दोनों मिले हुए हैं। वो चीज बोल रहा है कि प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है मतलब कि प्रोग्राम तुम लिख रहे हो तो फिर ऑब्जेक्ट बनाना ही होगा, तो ऑब्जेक्ट वाला प्रोग्राम है, ठीक है, इस तरह कुछ। तो ये समझ लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है मतलब प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, इस तरह कुछ है। तो इसमें लिखना है उप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इन विच प्रोग्राम्स आर कंसिडर। अब अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, लाइक प्रोग्राम मतलब जब जो हम लोग लिखते हैं क्लास, वो सारा चीज वो प्रोग्राम है। तो जब हम लोग क्लास लिखते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट लास्ट में निकलता है, ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लास के जो मेंबर और वेरिएबल और मेथड है उनको कॉल करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके थ्रू ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू हम लोग कॉल करते हैं वेरिएबल को और मेथड को, ठीक है। ये वो हो रहा है प्रोग्राम्स आर। तो प्रोग्राम को कंसीडर किया जाता है एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि एक हम लोग प्रोग्राम लिखे, मतलब एक क्लास लिखे, फिर हम लोग दूसरा क्लास लिखे, ठीक है, फिर हम लोग तीसरा क्लास लिखे, चौथा क्लास लिखे। तो यहाँ पर चार प्रोग्राम हो गए, एक क्लास इक्वल टू एक प्रोग्राम। तो चार क्लास, तो चार प्रोग्राम। तो जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारा क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं। तो हम लोग एक जितना भी क्लास क्रिएट किए तो लास्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता ही है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि प्रोग्राम्स इन विच, उसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रोग्राम रहता है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, बहुत सारा प्रोग्राम रहता है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सारा प्रोग्राम है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि प्रोग्राम का आखिर में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे कि मुर्गी है, एक मुर्गी है, दो मुर्गी है, तीन मुर्गी है, ठीक है, तीन मुर्गी, चार मुर्गी, पांच मुर्गी, जितने भी मुर्गी है, तो लास्ट में वो मॉर्निंग में क्या देती है, अंडा देती है। तो वो बहुत सारी मुर्गी ने बहुत सारा अंडा दिया, तो वो क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ एग्स, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्राम हो गया मुर्गी, कुछ भी जो अंडा देती है, तो वो प्रोग्राम्स हो गया मुर्गी। और एट द लास्ट जो मुर्गी है मॉर्निंग में क्या देती है, अंडा। तो उसको जब देखते हैं तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी तरह यहाँ पर जैसे प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम क्या हो गया, क्लास, ठीक है। और वो जो क्लास है उसको कंसिडर किया जाता है, मतलब एट द लास्ट वो क्या निकल के आता है, तो वो ऑब्जेक्ट निकालता है हम लोग। तो वही बोला प्रोग्राम्स आर कंसिडर एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ईच ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ नहीं है बट एन इंस्टेंस, क्लास का इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस ऑफ ए क्लास मतलब इंस्टेंस मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा गया नहीं है, इंस्टेंस लिखा जाता है, ठीक है। तो ईच ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ईच ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ नहीं है बट एन क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोलना है
उसके बाद बोलना है कि देर आर फोर पिलर्स ऑफ उप्स, ठीक है। तो बोल देना इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमर्स, एनकैप्सुलेशन। यहाँ तो खत्म हो गया। कोई पूछेगा उप्स के बारे किसी भी तरह का, टेल मी अबाउट उप्स, आपको उप्स के बारे में मालूम है, डू यू नो अबाउट उप्स, एक्सप्लेन मी उप्स, तो ये चीज बोल देना। उप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बोल देना, ठीक है। उसके बाद फिर बोलना है देयर आर फोर पिलर्स ऑफ उप्स, ठीक है। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमर्स। इनका इनका जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल देना। और याद रखने के लिए इस तरह याद रख सकते हैं, IAPE, ठीक है। IAPE, आई फॉर इनहेरिटेंस, A फॉर एब्स्ट्रैक्शन, P फॉर पॉलीमर्स, E फॉर एनकैप्सुलेशन, ये हो गया, ठीक है। इतना तक उप्स कंप्लीट हो गया। अब कभी कभी अब कभी कभी इंटरव्यूअर कभी कभी बोल सकता है कि उप्स के बारे में बताइए, ये सब कुछ भी बोलेगा, उस कुछ भी बोलेगा और बोलेगा कि उप्स के बारे में बताओ। तो फिर हमको ये एक्सप्लेन कर देना और फिर बोल देना कि उप्स चार तरह का होता है, ये, ठीक है। कभी कभी वो बोलता है कि फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है उप्स का, ठीक है। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं, वो छोड़ दो। अगर हाँ ये पूछता है व्हाट आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स, तो फिर हम लोग को यहीं से स्टार्ट कर देना, ये उप्स का बता देना, उप्स ये है और फिर चार पिलर है। फिर उन लोग कभी कभी पूछ सकता है व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ उप्स। वो पिलर, उप्स का पिलर क्या है, कितने तरह के, मतलब व्हाट, वो चार पिलर्स कौन से हैं उप्स के, तो हमें बता देना ये वाला, ठीक है, और चुप हो जाना है। फिर वो पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ उप्स, वो पूछता है उप्स कितने तरह के, तो चार तरह के बोल के रुक जाना, ठीक है। फिर वो लोग बोलेंगे कि अगर मे बी वो इंटरव्यू पूछ सकता है कि इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। चार, जितना पूछे उतना बता देना। उसके बाद वो लोग कभी भी पूछ सकता है कि इनहेरिटेंस बताओ क्या है, या पॉलीमर्स क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, वो पूछ सकते हैं। तो मान लो इनहेरिटेंस पूछा, तो फिर बोल देना कि जब एक चाइल्ड क्लास एक्वायर करता है, एक्वायर मतलब अपने पर चीजों को लेता है, ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, मतलब पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टी और बिहेवियर वो अपने पे लेता है, तो वो इनहेरिटेंस कहलाता है। और देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब बता देना। तो इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, जब एक चाइल्ड बच्चा इनहेरिट होता है, जब एक वेन अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट का मतलब हुआ कि वो पेरेंट का प्रॉपर्टी बिहेवियर अपने में ले रहा है। तो इनहेरिट होता है ओनली फ्रॉम इनहेरिट फ्रॉम इनहेरिट्स इनहेरिट्स फ्रॉम ओनली वन पेरेंट क्लास, इसको सिंगल इनहेरिटेंस। अब ये सब चीजें सेम टू सेम नहीं बोलना इंटरव्यू के पास, बोल सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाता है, दिमाग में नहीं रहता। तो हम लोग अगर समझे रहेंगे कि हाँ चलो एक चाइल्ड क्लास था तो उसका प्रॉपर्टी लेने के लिए हम लोग इनहेरिट करना पड़ेगा। तो एक चाइल्ड क्लास है, वो इनहेरिट किया, किसको इनहेरिट करेगा, पेरेंट को ही इनहेरिट करेगा। बट पेरेंट जो वो सिंगल पेरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं ओनली फ्रॉम ओनली वन पेरेंट क्लास। और यहाँ पर हम लोग पेरेंट भी लिख सकते हैं, क्लास बोलने की जरूरत नहीं है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं फ्रॉम ओनली वन क्लास और वन पेरेंट क्लास। जो भी दिमाग में है, पेरेंट क्लास ये वो बोल सकते हैं, या इसी तरह बोल सकते हैं। फिर एक एग्जांपल याद रखना ना, लाइक डॉग क्लास इनहेरिट्स। अब डॉग, ये डॉग क्या है, यहाँ पर चाइल्ड लिखा होता है, चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द एनिमल क्लास। एनिमल क्या है, पेरेंट। फिर यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जब देर इज अ चेन ऑफ सीक्वेंस, देर इज चेंज ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक चेन है इनहेरिटेंस का, तो उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कुत्ता का बच्चा जो है वो प्रॉपर्टी इनहेरिट्स, मतलब प्रॉपर्टी लेना, किससे, पेरेंट्स से। तो कुत्ता का बच्चा जो है वो प्रॉपर्टी लेगा कुत्ते से, और कुत्ता जो है वो प्रॉपर्टी लेगा एनिमल से, ठीक है। डॉग क्लास इनहेरिट एनिमल क्लास। हायरार्किकल इनहेरिटेंस वही, एक पेरेंट का दो से ज्यादा हो सकता है। तो जब दो या दो से ज्यादा चाइल्ड हैं और वो सारे
प्रॉपर्टी ले रहा है, सिंगल इनहेरिट्स ए पेंगर इनहेरिट्स ए सिंगल पेरेंट क्लास, अपने मतलब प्रॉपर्टी ले रहे हैं एक सिंगल पेरेंट से, तो उसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। जितना हो सके चीजों को रिलेट करके याद रखने का कोशिश करना है। ये चीजों सेम टू सेम कॉपी दिमाग में रखना बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो कोशिश करना है कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है, तो फिर सोचना है, और जित सोच के फिर उसको बोलना है कि मैं बोल सकता हूँ कि नहीं। सेम टू सेम बोलने का कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो चीज नहीं हो पाएगा सेम टू सेम, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। मेहनत बहुत ज्यादा करने के बाद भी ये चीजें याद नहीं रहती। तो जितना भी कोशिश करना है ऐसे याद करना। ओके, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या था? ओके, तो हिंदी में सब याद रखना। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या था? एक पेरेंट है, उसका एक से ज्यादा बच्चा है, तो इसको कैसे बोलेंगे? एक से ज्यादा बच्चा है, तो हमेशा इंग्लिश, जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है? मतलब एक पेरेंट है, उसका दो से ज्यादा बच्चे हैं, उसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये जो मैंने बोला, इसको इंग्लिश में उल्टा होता है। हमने पेरेंट का बात किया, फिर चाइल्ड का, तो इंग्लिश में क्या होता है? पहले हम लोग लास्ट पेरेंट, हिंदी में हम लोग जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक पेरेंट है, उसके दो से ज्यादा बच्चे हैं, उसको हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है? ये हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में कैसे होगा? इंग्लिश में होगा लास्ट से, व्हेन टू और मोर चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स अ सिंगल पेरेंट क्लास इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है? हिंदी में जो बोले उसका उल्टा इंग्लिश में बोलना पड़ता है। तो कोशिश करना कि चीजों को इस तरह करके बोले, तब जाके ये कॉन्फिडेंस लाएगा बोलने में। अदरवाइज रटते रह जाना, कुछ नहीं होगा। फिर ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब क्या हो गया कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है, ये एक कॉम्बिनेशन है किस चीज का? दो और दो से ज्यादा टाइप्स के इनहेरिटेंस। मतलब ये तो समझ में आया कि इन्हें हाइब्रिड हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड मतलब तो कॉम्बिनेशन होता है, वो सबको मालूम है। तो कॉम्बिनेशन किस चीज का कॉम्बिनेशन? दो और दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या क्या आता है? सिंगल आता है, मल्टी लेवल आता है, और हायरार्किकल, ठीक है? इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर होता है दो से ज्यादा, तो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन का है। अब जैसे कि कुत्ता और मतलब एनिमल है, एनिमल पेरेंट है, तो पेरेंट से डॉग निकला, कैट निकला, तो ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, समथिंग कुछ। फिर आता है हमारा इनहेरिटेंस, खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो चीज हम लोग लिख रहे हैं उसको हाइड करना, और सिर्फ वो चीज दिखाना जो यूजर के लिए बेनिफिशियल है देखना, टू द फंक्शनलिटी पार्ट टू द यूजर, ठीक है? तो ये चीज जो हाइड है और जो हम लोग दिखाना चाहते हैं, इस चीज को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस से, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? एक क्लास जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज किया गया है, ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। उसमें क्या क्या है? उसमें सब कुछ है, बट एक एक्स्ट्रा जुड़ा है, क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है? और उसको बोले कि, तो बोले कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज करता है? वो एब्स्ट्रैक्शन के लिए। देखो, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज करें? क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है, टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है? इंटरफेस क्यों यूज कर रहा है? एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करें। ये पेरेंट हो गया ना, जैसे ये एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एक पेरेंट हो गया सपोज, तो उसका उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो वर्क है, उसको कौन देखेगा? दो बच्चे देखेंगे। कौन बच्चे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। तो बोला ये दोनों बच्चे को क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि पेरेंट का वो काम कर सके। एब्स्ट्रैक्शन का जो काम है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन है, शोइंग द फंक्शनलिटी पार्ट टू द यूजर, ये जो काम है, इन दोनों काम को कौन करेगा? ये दोनों बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। तो कभी कभी पूछ लेता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज करें, इंटरफेस क्यों यूज करें? पेरेंट के काम को करने के लिए, एब्स्ट्रैक्शन, तो टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसा बोलना। तो और फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? एक मेथड जो कि ए मेथड जो कि एक मेथड जो कि डिक्लेयर किया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ, और उसका मेथड जो है, और उस मेथड का बॉडी नहीं है, उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मेथड डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन, मेथड के पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मतलब मेथड का नाम लिखा हुआ है लेकिन उसका बॉडी नहीं है। तो मेथड डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मेथड को डिफाइन नहीं किया गया है, उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फिर इंटरफेस क्या है?
इंटरफेस जो है वो क्लास की जैसा ही है, इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, ठीक है। और मेथड डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन, और उसमें मेथड जो मेथड में और उसके पास मेथड है जो इसका इम्प्लीमेंटेशन ही है। फिर इंटरफेस के पास क्या है? इंटरफेस के पास क्या है? तो कांस्टेंट वेरिएबल है। तो बोले वो मैं भी पूछ सकता कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, तो बोल देना कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल, हम लोग लिखते हैं वेरिएबल के आगे, वेरिएबल के आगे हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल। तो बोलेगा कांस्टेंट वेरिएबल क्या है? तो कांस्टेंट वेरिएबल इज अ पब्लिक स्टैटिक फाइनल बोल देना सिर्फ बस। पब्लिक कांस्टेंट वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट वेरिएबल? बोले व्हाट इज कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, तो बोल देना ए वेरिएबल विच इज पब्लिक स्टैटिक फाइनल, मतलब एक वेरिएबल जो पब्लिक स्टैटिक फाइनल है वो कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। और अच्छा, इंटरफेस के पास कांस्टेंट वेरिएबल है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये पहले था, फिर जावा 8 जो है, मतलब जावा जो प्रोग्राम है उसका वर्जन अपग्रेड हुआ, तो फ्रॉम जावा 8 के बाद से हम लोग के पास है डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड है। ये सब चीज मतलब जो जो जैसे कि मैंने ये बताया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब जानने का चीज है कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर क्या क्या है, ठीक है। याद करना पड़ेगा ये सब चीज, ये चीज समझने का ही है, बट याद ही हुआ एक तरह से, तो याद करना। फिर इंटरफेस ये है और इसके पास ये है। इन एब्स्ट्रैक्शन हो गया, अब आया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ? एक काम है या एक कुछ भी है उसको डिफरेंट वे में यूज करना, अलग अलग तरीके से यूज कर पाना। यहाँ पर मैंने पॉलीमॉर्फिज्म प्रोसेस लिख दिया, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। उसमें क्या होता है? प्रोसेस है ऑफ ए सिंगल फंक्शन, ठीक है, मेथड और ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। इन फंक्शन मेथड और ऑब्जेक्ट को हम लोग लेके मल्टीपल फॉर्म्स में उसको मतलब मल्टीपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते समथिंग कुछ करते हैं, वो हो गया। तो बोलता है कि पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरह के हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है, जब, तो यहाँ पे लिखा हुआ कंपाइल, ये लिखा हुआ है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जब पॉलीमॉर्फिज्म, जब कम व्हेन जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट मतलब उसको लागू करना। तो जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं कंपाइल टाइम में, तो उसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को लागू कर रहे हैं कंपाइल टाइम में, तो उसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। उसी तरह ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, दो था ना, एक कंपाइल टाइम एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के क्या हो गया? जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को impl- लागू कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एट द रन टाइम, तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। ये कंपाइल टाइम, वो रन टाइम। तो वो बोल रहा है कि उसका फिर आता है कि अ, वो पूछ सकता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव किया जा सकता है, तो बोल देना है मेथड ओवरलोडिंग। और वो पूछा था कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव किया किया जा सकता है, तो बोल देना मेथड ओवरराइडिंग, ठीक। तो फिर वो बोलेगा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है? अब मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि अब इन मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? यू मतलब इन मेथड ओवरलोडिंग हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम। मेथड का नेम सेम होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है, एक से दो तीन हो जाएगा। फिर मैंने बोला था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर मतलब एक दो तीन चार पांच वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, यहाँ पर नंबर है डिफरेंट टाइप, डिफरेंट नंबर्स, और यहाँ पर है डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा था अगर हमने दो वेरिएबल लिया इंट का, ठीक है, तो फिर दोबारा हम लोग इंट का वेरिएबल नहीं ले सकते दो, लेकिन हम लोग डबल का दो वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि इंट जो है वो नंबर है और डबल जो वो डेसिमल है। तो इंट जो हो गया एक तरह का और डेसिमल हो गया दूसरा तरह का, तो वो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है। और फिर वो पूछ रहा था मेथड ओवरराइडिंग क्या है? तो मेथड ओवरराइडिंग क्या है?
इन मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, एक मेथड जो कि पेरेंट क्लास में है, उसको हम लोग रीडिफाइन कर देते हैं, ठीक है, इन द चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास में एक मेथड है, मेथड का नाम सब सेम है, सिर्फ अंदर का जो लॉजिक है उसको हम लोग फिर से, मतलब पेरेंट में तो सेम ही रहेगा, पेरेंट में सब चीज कॉमन रहता है। तो मेथड जो लिखा हुआ है उसको हम लोग, मेथड का जो अंदर का लॉजिक है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। कहाँ चेंज कर पाएंगे? पहले तो हमें एक्सेस करना पड़ेगा, तो हम लोग चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे, फिर उसमें हम लोग मेथड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो फिर मेथड को हम लोग ये कर देंगे, अंदर का लॉजिक चेंज करेंगे, तो वो हो गया मेथड ओवरराइडिंग। और एनकैप्सुलेशन, फोर्थ वन। एनकैप्सुलेशन क्या है? वेरिएबल को और मेथड को एक साथ मिलाकर सिंगल यूनिट बनाना। तो इसका हो गया एनकैप्सुलेशन, प्रोसेस ऑफ रैपिंग वेरिएबल से होता है, ठीक है। इसको कैसे कैसे अचीव किया जा सकता है? वो पूछा कि एनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव होता है। तो हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, और मैंने दिखाया था, और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट, और फिर और फिर प्रोवाइड करते हैं पब्लिक गेट सेटल मेथड। ठीक है, गेट सेटल मेथड क्यों प्रोवाइड करते थे हम लोग उस टाइम? ताकि एक से हम लोग प्राइवेट जो वेरिएबल है उसको बुला सके, और दूसरे मेथड से उसको हम लोग उसके प्राइवेट वैल्यू को चेंज कर सके। ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। इसका आप नोट्स बना लें, और इन सभी का कोड जो है मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है, कोड्स इन सभी का, पॉलीमॉर्फिज्म का, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। तो उस चीज को भी आप अपने में लिख लें, नोटबुक में, रेफरेंस के रूप में, ठीक है। तो थैंक यू। नहीं समझ में आता, मैं फिर और एक बार बताऊंगा। चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर हल्का हल्का जाएगा दिमाग में, और फिर वो धीरे धीरे समझ में आएगा, तुरंत समझ में नहीं आता, ठीक है। थैंक यू, बाय।